हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 2 के 2.23 दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत को बताने वाला हूं और आज ये जो अध्याय है ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है दोनों पक्षों पर प्रभाव। किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, चलो मैं इसको आपको बताता हूँ। तो देखो, इसमें लिखा क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में लेखा किया जाना आवश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक सौदे दो पक्षों को प्रभावित करता है, जिसमें एक पक्ष मूल्य त्याग करने वाला और दूसरा पक्ष मूल्य प्राप्त करने वाला। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, बैंक है ना। जब आप बैंक जाते हो तो बैंक जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा? आपके पास खाता होगा ना। तो बैंक जाओगे तो बैंक में आपके पास खाता है। अब उस खाते से अगर आप पैसा निकालते हो, है ना, पैसा निकालते हो, तो जो उसमें ट्रेजरी में बैठा रहेगा, जो पैसा देगा, है ना, तो पैसा देने वाला हो गया और आप मतलब एक पैसा देगा और आप क्या करोगे? पैसा लोगे। तो दो पक्ष हुए। तो ये यही कहना चाहता है कि दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों पे प्रभाव पड़ता है। एक के खाता से पैसा कटता है और दूसरे के खाता में पैसा आता है। जैसे आप पैसा निकालने जाओगे तो आपके खाते से पैसा कम होगा और बैंक के खाते में चला जाएगा, क्योंकि आपने बैंक से पैसा लिया है। समझो इसको, है ना, क्योंकि आप अपने अकाउंट से निकाल रहे हो। तो अपने अकाउंट से निकालोगे तो बैंक के खाता से क्या होगा? बैंक के खाता से मतलब आपके अकाउंट से निकलेगा तो वो बैंक के खाता में जाके जमा होगा। तो दो पक्ष होते हैं। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो दूसरा देखते हैं। और इसमें देखो एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है ना, मतलब उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा फालतू है। जो मैंने बताया वो एकदम सटीक और मस्त एग्जाम्पल है, तो आपको और अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो दूसरा क्या है? दो प्रकार का प्रभाव कह रहा है। तो दोहरी लेखा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सौदे में प्रभावित दो खातों पर पड़ने वाले प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं। अतः निम्नानुसार एक खाते को डेबिट नाम कहते हैं और दूसरे खाते को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब आप बैंक में जाओगे तो आपके पास जो खाता रहेगा उसमें दो भाग ही लिखा होता है, एक डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है। दोनों रहता है ना, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट रहता है। तो जब आप पैसा निकालोगे तो ये डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा? अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि जब कहीं से पैसा आपके खाते में जाता है, चाहे आप जमा करो, तो वो क्रेडिट के पक्ष में जाएगा, और जब आप अपने खाते से पैसा निकालोगे तो वो डेबिट के पक्ष में जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा? जब आप पैसा जमा करोगे तो वो क्रेडिट में जाएगा, और जब आप पैसा निकालोगे तो वो डेबिट के पक्ष में लिखाएगा, है ना, नोट होगा। समझ में आ गया? दो पक्ष होते हैं। ठीक, चलो अब आगे देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, उसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे फालतू एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखो। विपरीत पक्ष में प्रभाव कह रहे हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का तीसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे से प्रभावित दो अलग खाते पर पड़ने वाले प्रभाव विपरीत होते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको समझा के बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दो पक्ष होते हैं ना। एक पक्ष क्या होता है? आपको पैसा देगा, दूसरा पक्ष पैसा लेगा। ठीक है, तो दो खाते भी तो होंगे ना। एक खाता आपका, क्योंकि आपके खाते से पैसा निकला है और जमा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके खाते बस में होगा, जो आपको दे रहा है उसके खाते में भी तो होगा। सिंपल तरीके से अगर इसे समझा जाए तो अभी हम यूपीआई पेमेंट करते हैं। ठीक है, यूपीआई पेमेंट करते हैं, और अगर मैं मार्केट से सामान लेता हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, क्योंकि मैं दूसरे को पैसा दे रहा हूँ, तो वो दूसरे के अकाउंट में भी तो जाएगा ना पैसा। तो दो खाते होते हैं, मेरे अकाउंट से कट के दूसरे के खाते में चला जाना। तो यही कहलाता है विपरीत पक्ष में प्रभाव, है ना। और दोनों प्रभाव अलग अलग होंगे, क्योंकि मेरे खाते से पैसा कम हुआ है और उसके खाते में क्या हुआ? जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ उसके खाते में पैसा बढ़ा है। इसलिए दोनों खातों में जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ यह टॉपिक? चलो चौथा टॉपिक देखो। दो खातों में एक साथ लेखा होना। दोनों खातों में एक साथ लेखा होना, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं समझा देता हूँ। ठीक है,
देखो, दो खातों में एक साथ लेखा होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में बताया ना, तो हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन जब हम किसी को करते हैं तो मेरे खाते से जैसे ही पैसा कटा, तुरंत के तुरंत दूसरे के खाते में तुरंत के तुरंत पैसा चला जाता है। तुरंत जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो जैसे मेरे अकाउंट से पैसा कम हुआ वैसे ही उसके अकाउंट में पहुंच जाना है। इसी को हम कहते हैं दो खातों में एक साथ लेखा होना। मतलब एक साथ पैसा का आदान प्रदान हो गया, जैसे मेरे अकाउंट से कटा वैसे ही उसके खाते में चला गया। इसी को हम क्या कहेंगे? दो खातों में एक साथ लेखा होना। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। और इसमें दिया हुआ है बहुत सारे फालतू चीज़, उसको हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, देखो 2.24 दोहरा लेखा प्रणाली के चरण दिए हुए हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के चरण, तो पहला जो है प्रारंभिक लेखा है ना। पहला 3 चरण है, इसमें से पहला है प्रारंभिक लेखा है। प्रारंभिक लेखा क्या होता है? तो व्यापारिक सौदे को सर्वप्रथम जिन बहियों में दर्ज किया जाता है उन्हें हम प्रारंभिक लेखों की बहिया कहते हैं। सौदे का लेखांकन सर्वप्रथम रोजनामचा या जनरल या सहायक बहियों में तिथिवार क्रम से सौदे के पूर्व विवरण सहित किया जाता है। प्रारंभिक लेखों की बहियों के आधार पर ही खाता बही तैयार किया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी लेखा बनाया जाएगा उसको तिथिवार बनाया जाएगा, मतलब हर तिथि। और हर जगह ऐसे ही होता है ना, हर जगह ऐसे जितना भी व्यावसायिक खाता है या कोई भी हो, जैसे आप कहीं से सामान खरीदते हो तो भाई उस तिथि के हिसाब से आपको खाता बना के देगा। मतलब आपने ये सामान इस डेट में लिया है, इसके हिसाब से बिल बना है, और वो अपने पास भी एक बिल रखेगा और आपको भी एक बिल देगा ना। जब सामान खरीदते हो तो ऐसा होता ही नहीं, होता है ना। तो यही है प्रारंभिक लेखा का मतलब ये। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद है दूसरा जो टॉपिक है, ये है वर्गीकरण या खाता बही। वर्गीकरण क्या होता है? देखो, वर्गीकरण का मतलब होता है जो प्रत्येक खाते हैं ना संबंधित सारे व्यवहारों को छांटकर एक अलग स्थान पर लिखा जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे, है ना। वर्गीकरण मतलब अलग अलग करना, अलग अलग करना, ये वर्गीकरण कहलाता है। तो प्रारंभिक लेखों की बहियों से किसी एक खाता विशेष की जानकारी सरलता से प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रारंभिक लेखों की बहियों में ये खाते विभिन्न तिथियों में बिखरे हुए होते हैं। अतः दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार के खातों को लिखने के लिए एक पृथक बही खाता रखी जाती है। भाई अलग अलग रखेंगे ना, अलग अलग जानकारी को अलग अलग रखेंगे, तो यही क्या कहता है? वर्गीकरण। और वर्गीकरण और खाता बही यही होगा, है ना। तो सौदे को प्रारंभिक लेखा बहियों में लिखने के पश्चात इस बही के आधार पर सौदे से प्रभावित खाते में लेखा प्रविष्ट की जाती है। इस क्रिया को खतौनी कहते हैं। खाता बही से एक व्यापारी अपने किसी एक व्यवहार की संपूर्ण जानकारी तत्काल प्राप्त कर लेता है। सिंपल तरीकों से अगर कहा जाए तो अगर आपके पास अलग अलग है, जैसे आपके पास बुक है ना, तो बुक क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग बुक है। तो जब आपको किसी प्रश्न को देखना है और जो प्रश्न आप देख रहे हो तो वो प्रश्न जिस बुक से संबंधित रहेगा उसी बुक में वो मिलेगा ना। तो ये इसका कहने का मतलब वही है। अगर गणित के प्रश्नों को देखोगे तो गणित के बुक में ही मिलेगा। तो ये यही कहना चाहता है। सारांश या अंतिम खाते, ये सारांश और अंतिम खाते क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतिम चरण का मुख्य उद्देश्य अवधि में किए गए व्यापारिक व्यवहारों का परिणाम ज्ञात करना है। खाता बही के संपूर्ण खातों की स्थिति की जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारिक व्यवहारों का एक सारांश तैयार किया जाता है। इस सारांश को ही अंतिम खाते कहते हैं। अब मैं आगे और पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, हर एक साल के बाद लेखा जोखा होता है ना, जिसे हम ऑडिट कहते हैं। तो ये ऑडिट करते रहते हैं खाते में, जो भी खाता होता है उसको ऑडिट करते हैं। तो ये छोटे स्तरों में तो नहीं होता है। जैसे मेरे पास खाता है तो मैं अपना ऑडिट नहीं करूँगा, लेकिन बैंक अपना ऑडिट ज़रूर कराएगा। बैंक क्या करता है? बैंक बहुत सारे काम करते हैं। लोन देता है, एटीएम कार्ड बांटता है, उसका भी पैसा लगता है, एसएमएस चार्ज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बैंक जो है करता है। तो बैंक जो करता है ना, वो हर बैंक का एक साल में ऑडिट होना होता है कि कौन सा बैंक है ना, जैसे कि एक छोटा सेंटर है तो छोटा सेंटर का भी ऑडिट होता है। तो हर एक छोटे छोटे ऑडिट को बांट के ना ब्लॉक स्तर मतलब जनपद स्तर, उसके बाद जिला स्तर, फिर स्टेट स्तर, इस तरीके से कितना कौन सा मुनाफा दे रहा है,
कौन सा अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ जानकारी जो ऑडिट के थ्रू पता चल रहा है कि कोई बैंक लाभ दे रहा है कि हानि दे रहा है। मतलब जो छोटे सेंटर है ना, जहाँ से आप पैसा लेन देन करते हो, वो तो बैंक तो बहुत बड़ा है, पूरा बहुत बड़ा है, भारत में है, पूरा भारत में फैला हो, लेकिन छोटे छोटे जगहों में भी है। तो छोटे छोटे जगहों के माध्यम से कोई बैंक, मतलब जो छोटे बैंक है, बड़े बैंक है ना, उसके अंदर जो काम करने वाले बैंक है, वो कौन सा फ़ायदा दे रहा है, कौन सा घाटा दे रहा है। और उसके बाद पूरे भारत में अलग अलग भी बैंक है, तो सभी बैंकों को अगर मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हुआ है ये भी देखा जाता है ना। तो उसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये सारी जानकारी जो है वो अंतिम में निकाल दिया जाता है ऑडिट के थ्रू, इसलिए ऑडिट किया जाता है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो अंतिम खाते हैं वो पूरे एक साल के अंदर जितना भी चिट्ठा है उनका क्या किया जाता है, ऑडिट कर लिया जाता है और लाभ हानि की जानकारी से पता चल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ टिप्पणी, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो 1 अप्रैल 2001 से सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं व्यवसाय प्रतिवेदन उपक्रमों के लिए जिनका विक्रय आवर्त लेखांकन अवधि में 50 करोड़ से अधिक होता है, लेखांकन प्रमाण का पालन करना अनिवार्य है ना। जो नियम कानून बनाया उनका पालन करना अनिवार्य है, ये कह रहा है। और ये नियम कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को लागू हुआ था। तो इस तरीके से ये अध्याय कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।